आज हम बात करेंगे एक बहुत पुरानी कहानी स्वर्ण नगरी की। ये कहानी भले ही पुरानी हो, पर हमारे फैसलों और उनके नतीजों के बारे में आज भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के संदेश को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे इन 4 हिस्सों में बांटा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने, कह सकते हैं क्लासिक टकराव से। 2 सौतेली बहनें हैं और उनके स्वभाव में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है रूपा, जो बहुत ही दयालु और मेहनती है, घर का सारा काम वही करती है। और दूसरी तरफ है उसकी बहन सोना, जो उतनी ही क्रूर और आलसी है। अब इनकी सीधी सादी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, और वजह घर का एक छोटा सा काम जो गलत हो जाता है। एक बाल्टी की रस्सी टूटती है और बस यही घटना रूपा को एक बिल्कुल नई रहस्यमयी दुनिया में पहुंचा देती है। तो कुएं के अंदर क्या मिलता है? पानी नहीं, बल्कि एक जादुई जगह मिलती है, स्वर्ण नगरी। और यहीं से रूपा की असली परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूपा का सफर कैसा रहता है। उसकी ये यात्रा असल में 3 खास मुलाकातों से आगे बढ़ती है। तो देखिए, रूपा के सामने 3 मौके आते हैं जो उसके स्वभाव को परखते हैं। पहले उसे एक फल के पेड़ की मदद करनी है, फिर एक बूढ़ी औरत की सेवा, और फिर लगन से अपना काम करना है। पहला इम्तिहान आता है एक बोलने वाले पेड़ के रूप में। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो अपने ही पके हुए फलों के वजन से परेशान है, दर्द में है। और हर बार, हर मौके पर रूपा का जवाब क्या होता है? वो बिना एक पल सोचे मदद करती है। वो निस्वार्थ भाव से पेड़ का दर्द कम करती है, बूढ़ी औरत की सेवा करती है और बिना शिकायत के मेहनत से काम करती है। यही उसका असली चरित्र सामने आता है। तो जब रूपा अपने अच्छे स्वभाव की हर परीक्षा पास कर लेती है, तो बूढ़ी औरत उसे एक जादुई झरने के पास ले जाती है और वहां उसके अच्छे कर्मों का इनाम मिलता है, शुद्ध सोने की बौछार। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या होता है जब सोना सिर्फ और सिर्फ लालच के मारे उसी रास्ते पर जाने की कोशिश करती है? देखिए, सोना का सफर किसी हादसे से शुरू नहीं होता। नहीं, वो तो जानबूझकर एक सोची समझी चाल के तहत कुएं में कूदती है। उसका मकसद साफ है, सिर्फ सोना हासिल करना। और यही बात दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। जब सोना का सामना उसी दुखी पेड़ से होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है स्वार्थ से भरी। वो मदद करने से साफ इनकार कर देती है। तो होता यह है कि हर मोड़ पर सोना फेल हो जाती है। वो पेड़ का मजाक उड़ाती है, बूढ़ी औरत से सीधे सीधे सोना मांगती है और काम करने से तो बिल्कुल ही इनकार कर देती है। उसका लालची और स्वार्थी स्वभाव पूरी तरह से सामने आ जाता है। तो फिर जब सोना उसी जादुई झरने के नीचे खड़ी होती है, तो नतीजा क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। नतीजा उसके अंदर के स्वभाव को, उसके मन को दिखाता है। तो अब इन दोनों नतीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। कहानी यहां पर हमें एक बहुत ही गहरा, एक यूनिवर्सल सबक सिखाती है। ये कहानी एक सिद्धांत पर चलती है, जिसे हम कह सकते हैं कर्म का प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि झरना कोई जज नहीं है। वो फैसला नहीं सुनाता। वो तो बस एक आईने की तरह है, जो अंदर है वही बाहर दिखाता है। और बूढ़ी औरत इस बात को बहुत ही साफ शब्दों में समझाती हैं। वो कहती हैं कि झरना तो बस स्वभाव के हिसाब से बर्ताव करता है। रूपा का दिल सोने जैसा था तो उसे सोना मिला, और सोना का मन काली स्याही जैसा तो उसे स्याही मिली। यही इस कहानी का सार है। तो अगर हम दोनों को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रूपा के काम दयालु, निस्वार्थ, उसका स्वभाव शुद्ध सोने जैसा, और नतीजा सोने की बौछार। वहीं सोना क्रूर, स्वार्थी, आलसी, उसका स्वभाव काली स्याही की तरह, और नतीजा भी वही, स्याही की बौछार। ये सीधा सीधा कनेक्शन है, जैसा कर्म वैसा फल। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ रूपा और सोना की नहीं रह जाती। ये एक तरह से हम सब के लिए एक आईना बन जाती है, और एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर कोई उस जादुई झरने के नीचे खड़ा हो, तो उसके हिस्से में क्या आएगा, सोना या स्याही?